मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारी अगली यूनिट पर है, यूनिट 5, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन शॉर्ट EMW। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हमें थर्ड और फोर्थ यूनिट को एक बार ध्यान से समझना होगा। जो हमारी पहली 4 यूनिट हैं, अगर हम उनको ध्यान से समझेंगे तभी हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने +2 क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने कहा था तुम्हें कि बेटा जो भी हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हमेशा पिछले टॉपिक से रिलेट करेगा, अगली यूनिट हमेशा पिछली यूनिट से रिलेट करेगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर हमने दिया था वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारा का सारा पहली और से चौथी यूनिट का एक तरह से हमें कंक्लूजन देता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर मैक्सवेल ने सबसे ज़्यादा अपना पार्ट शो किया। मैक्सवेल ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को खोजा और उन्होंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे, वो ज़रा ध्यान से समझो। तो हमने पहली यूनिट में ये पढ़ा था कि भाई ध्यान से समझें, क्योंकि पूरी इसमें बेटा थ्योरी है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट से आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक एक वर्ड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पहली यूनिट में ये पढ़ा था कि अगर चार्ज है वो अगर रेस्ट में है तो वो सिर्फ क्या पैदा करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। लेकिन अगर वही चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, दोनों टाइप की। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पैदा करता है जब चार्ज किस में आता है? मोशन में। और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये सिर्फ क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो है भाई अपनी पहली और दूसरी यूनिट का निचोड़। तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट में हमने बात की, क्योंकि थर्ड यूनिट के अंदर हमने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि जब चार्ज मोशन में आएगा तब वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही पैदा कर देता है। अब जब हम चौथी यूनिट की बात करते हैं, मतलब 1831 में, 1831 में जब फैराडे की बारी आई, माइकल फैराडे, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जब किसी एक कंडक्टर को आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, मतलब कोई एक कंडक्टर मैंने लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैं इसको रखूंगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखूंगा, तब इस कंडक्टर के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होगा जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और उसी इंड्यूस्ड करंट की वजह से उस कंडक्टर के अंदर क्या पैदा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। क्या पैदा हुई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या पैदा हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली यूनिट का जो मेन रिजल्ट है ना, वो ये है कि 1831 में, भाई ये बातें हमने पढ़ ली, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब 1831 में फैराडे ने एक कंडक्टर को किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड करंट नाम का एक करंट प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि फील्ड उस कंडक्टर से जो लिंकअप कर रही थी उसके अंदर चेंजमेंट आ रहे थे कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट, या जिसे हम एडी करंट या फोकाल्ट करंट भी बोल देते हैं। तो वो जो इंड्यूस्ड करंट उस कंडक्टर में पैदा हुआ वो दरअसल उस कंडक्टर के अंदर क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, फैराडे ने ये कहा कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी कंडक्टर को रखते हैं तो क्या पैदा हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पैदा हुई, इसी कॉन्सेप्ट को आगे चल के माइकल फैराडे के बाद जो हमारे पास मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाया। मैक्सवेल ने इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और 1864 के अंदर जो हमारे पास मैक्सवेल थे, मैक्सवेल ने इस चीज को आगे एक्सप्लेन किया कि भाई, और ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये मैथमेटिकल फॉर्म में थी। किसमें थी? मैथमेटिकल फॉर्म में। और जब मैक्सवेल ने इसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया और ये कहा कि भाई ऐसा
होता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी थी, उस कमी को इसने पूरा किया और मैक्सवेल ने आगे चल के मैक्सवेल इक्वेशन एक्सप्लेन की। और यही मैक्सवेल इक्वेशन हमें फिनोमिना देती हैं, किसका बेटा, इट दीज मैक्सवेल इक्वेशन गिव द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे, उसको भी समझ लो भाई। 1864 में 1831 में तो फैराडे आया, लेकिन 1864 में जब मैक्सवेल आए तो मैक्सवेल ने इन सभी बातों को कंक्लूड किया और ये कहा कि भाई इसमें एक छोटी सी कमी है। और बाद में उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको मॉडिफाइड किया और वहां से उन्होंने 4 मैक्सवेल इक्वेशन एक्सप्लेन की, जिन्हें हम मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल देते हैं, उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया। और यही मैक्सवेल इक्वेशन हमें देती हैं फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे, वो भी समझो। तो बेटा मैक्सवेल ने ये कहा कि भाई, मैक्सवेल ने ये कहा कि भाई कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, एक ओसिलेटिंग चार्ज, एन ओसिलेटिंग चार्ज, या हम कहें एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ए ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल बोल दो, या हम कहें कि कोई एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो जाती है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पीछे की जो अभी मैंने 4 बातें तुम्हें पढ़ाई कि भाई अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है या हम किसी कंडक्टर को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर देता है। और इसी कॉन्सेप्ट को मैक्सवेल ने आगे बढ़ाया और कुछ मैक्सवेल इक्वेशंस बनाई, जिसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिनोमेना एक्सप्लेन किया। वो इक्वेशन भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैक्सवेल ने कहा क्या और इस चीज को प्रूव कैसे किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि भाई कोई भी एक ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इज द बेसिक सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, दरअसल जो मैक्सवेल ने कहा कि भाई एक ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल सोर्स होता है किसका, या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। दरअसल जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, भाई सिंपल सी बात है, चार्ज जब मोशन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या पैदा करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे जैसे इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आएंगे वैसे वैसे किस में चेंज आते जाएंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आते जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो अगर V में चेंज आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है B भी बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज जब मोशन में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और मोशन में अगर बदलाव आ रहे हैं, बेसिकली वेलोसिटी में अगर बदलाव आ रहे हैं चार्ज पार्टिकल की, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी बदल जाएगी। और यही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करेगी बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पैदा करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है कि भाई जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो यही चेंज होने वाली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करेगी, एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कि दरअसल जो पैदा हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, ऐसा मैक्सवेल ने कहा था। मैक्सवेल ने ये कहा कि एक सिंपल ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, क्योंकि एक सोर्स जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और अगर उसका मोशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एकदम से तो मोशन मैक्सिमम नहीं होगा ना, वेलोसिटी वेरी करेगी तो फील्ड भी वेरी करेगी, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दरअसल क्या पैदा करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी, जैसा कि हमने फैराडे के लिए पढ़ा था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पैदा हुई है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा हुई है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। B इज परपेंडिकुलर टू E, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। ये दोनों फील्ड जो यहाँ पैदा हुई हैं ये एक दूसरे के क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर होंगी, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, और क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी और इन दोनों फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होने की, ऐसा मैक्सवेल ने कहा।
ये फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी एंड दीज फील्ड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओसिलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, जो ओसिलेटिंग चार्ज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इन दोनों फील्ड की फ्रीक्वेंसी होगी। एंड द वेव एसोसिएटेड, और जो वेव इन दोनों से जुड़ी हुई है, इन दोनों फील्ड से जो वेव एसोसिएटेड है उसी वेव को इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव एसोसिएटेड विद दीज फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर ओसिलेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन मैक्सवेल ने क्या दी बेटा, इट इज द वेव कंपोज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in mutually perpendicular plane and the oscillation are perpendicular to the direction of propagation of the wave। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये इसकी बेसिक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और ये हमने पहले सारी बातें मैं तुम्हें क्लास में बता चुका हूँ, बस हमने उसके ऊपर एक थोड़ा सा उस चीज़ को एक डायरेक्शन दे दी है कि भाई चार्ज पार्टिकल मोशन में था, फील्ड पैदा कर रहा था, मोशन चेंज हुआ, फील्ड वेरिंग फील्ड क्या पैदा करेगी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दीज बोथ फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा मैक्सवेल ने कहा अपनी थ्योरी में। ये थ्योरी कहाँ से दी उसने, ये थ्योरी दरअसल उसने 4 मैक्सवेल इक्वेशन एक्सप्लेन की थी, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिसका बेसिक यूज करके उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया। द बेसिक फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय द मैक्सवेल इक्वेशन, and the Maxwell equation explain that the both field are mutually perpendicular and they are also perpendicular to the their oscillation is also perpendicular to the direction of propagation, and the wave associated with these two field is known as electromagnetic wave, and the frequency of the oscillating charge particle is same as the frequency of the field। ठीक है बेटा, ये है इसका बेसिक। तो बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन हमने दी, और जिसमें हमने कहा कि दे आर कंपोज्ड विद द टू फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड द ऑसिलेशन ऑफ दीज वेव आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखने में कुछ ऐसी होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने ली है, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक और ये है मैग्नेटिक फील्ड का पीक। तो ये हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड का पीक, दैट विल बी बी नॉट and that will be the peak of the electric field, that will be E naught। तो ये हमारे पास E naught हो गया, और बेटा ये हमारे पास हो गया B naught। अब जो मैक्सवेल ने हमें जो 4 इक्वेशन बताई, हम उन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, लेकिन उन इक्वेशन में जो सबसे पहली इक्वेशन थी जो मैक्सवेल ने सबसे पहले हमें यूज़ की, वो थी एम्पियर सर्किटल इक्वेशन। एम्पियर सर्किटल इक्वेशन, एम्पियर लॉ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और एम्पियर लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि किसी क्लोज जो लूप है उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दरअसल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट के बराबर होगी। और ये जो लिखा गया था एम्पियर सर्किटल लॉ एक क्लोज लूप के लिए लिखा गया था। किसके लिए लिखा गया था, क्लोज लूप। यहाँ दिख रहा है ना सभी को, ये क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखी गई थी, जो कि हमें ये बताती है कि द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। ये मैंने आपको पढ़ना सिखाया था। तो मैक्सवेल ने जब यूज़ किया इस एम्पियर सर्किटल लॉ को और उन्होंने अपनी थ्योरी को यूज़ किया, तो उन्होंने देखा कि भाई ये चीज़ है ना सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि जब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करता हूँ किसी क्लोज लूप के अंदर एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। कैसे नहीं होगी वो अभी समझो। देखो, दरअसल मैक्सवेल ने एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर को बेटा, ये कैपेसिटर की उसने 2 प्लेट ले ली और इसको एक सोर्स से उसने कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर की हमारे पास 2 प्लेट हैं, सर्कुलर प्लेट हैं, और इन दोनों प्लेट्स को उन्होंने एक सोर्स से जोड़ दिया। अब लूप कैसी है, ये क्लोज। तो उन्होंने ये कहा, मैक्सवेल ने ये कहा कि जो ये एम्पियर सर्किटल इक्वेशन है ना, ये दरअसल क्लोज सर्किट के लिए लिखी गई थी, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक क्लोज सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इसका मेन कारण ये है, दरअसल मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया
और उन्होंने मॉडिफाई करके इसको लिखा मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल इक्वेशन या मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। इन्होंने इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया और ये कहा कि ये जो करंट होता है ना, ये म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, ये दरअसल किस करंट का सम होगा? ये दो करंट का सम होता है, एक तो आईसी कंडक्शन करंट और एक होता है बेटा दूसरा करंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद ये जो इक्वेशन बनी ये बनी। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिनोमेना को समझने में हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि ये इक्वेशन मैक्सवेल ने यूं मॉडिफाइड की क्योंकि ये इक्वेशन लिखी गई थी क्लोज सर्किट के लिए। लेकिन जब हम किसी क्लोज सर्किट में कैपेसिटर रखते हैं तो कैपेसिटर होता है चार्ज। अब जो करंट इसमें फ्लो होगा वो तो होगा कंडक्शन करंट, क्योंकि कंडक्शन करंट होता है सिंपल बेसिक फ्लो ऑफ चार्ज। जो करंट की डेफिनेशन देते हैं ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वो कौन सा करंट होता है बेटा? कंडक्शन करंट होता है विद इन ए वायर। लेकिन जब ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, सपोज इस पर दो पॉजिटिव आ गए, इस पर दो नेगेटिव आ गए, तो मैक्सवेल ने ये कहा कि भाई इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है, अब क्योंकि करंट जाएगा तो इन दोनों के कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी, क्योंकि चार्ज जैसे जैसे डिपॉजिट होता जाएगा इन दोनों प्लेट के बीच में फील्ड भी वेरी करती जाएगी। वैसे तो हमें पता है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहले यूनिट में पढ़ा था। तो अगर ये करंट लगातार वेरी कर रहा है तो इसके अंदर की फील्ड भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी वेरी कर रही होगी। और वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में कौन सा करंट पैदा करेगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पैदा करेगी? डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज द कॉन्सेप्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसका ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट उसने कहा कि भाई जो कंडक्शन करंट है वो तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो दरअसल वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, जो इन दोनों प्लेट के बीच में वेरी कर रही है। जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे तब डिस्प्लेसमेंट करंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि ये फील्ड जब तक वेरी करेगी, फील्ड कब तक वेरी करेगी? जब तक कंडक्शन करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए। जैसे ही कंडक्शन करंट मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा ये फील्ड वेरी करना बंद कर देगी, और फील्ड वेरी करना बंद कर देगी तो कंडक्शन करंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। और फील्ड जब किसी एरिया से पास आउट होती है तो यहाँ बेसिकली फ्लक्स में क्या आता है? चेंज। तो या तो मैं ये कह दूं कि इन दोनों प्लेट के बीच की फील्ड वेरी कर रही है, या मैं कह दूं इन दोनों प्लेट के बीच का जो फ्लक्स है वो वेरी कर रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मैक्सवेल ने ये कहा कि जब किसी एक क्लोज सर्किट के अंदर आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो उस कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो वो जो करंट उस सर्किट में फ्लो होता है वो करंट दरअसल दो करंट का सम होता है, एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये दरअसल वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कहें चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से ये जनरेट होता है, ऐसा मैक्सवेल ने कहा। और इस इक्वेशन को, जो एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन थी, इसको मॉडिफाइड किया और इसी को बोलते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट दरअसल होगा क्या या कैसे हुआ, इसको हम देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई ये इक्वेशन बनी मॉडिफाइड इक्वेशन, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा किसके बराबर होगा भाई? चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। हो गए हमारे पास, ई की वैल्यू आ गई बेटा। ये जो ई हमारे पास आया है इस ई का हम यूज करेंगे, और क्योंकि मुझे भाई फील्ड वेरी कर रही है, फील्ड का मतलब भाई एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। भाई फील्ड वेरी कर रही है तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं ना कि फ्लक्स वेरी कर रहा है। और यहां से अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लूं तो डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, एरिया कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ई अपॉन में डी टी। और ई की वैल्यू आप सभी देख रहे हो किसके बराबर है? क्यू अपॉन में ए। तो ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा और ये अंदर क्या रह गया? डी क्यू अपॉन में डी टी। अब ए से ए कट गया तो ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है ना, यहां पर
जो इस फ्लक्स के बराबर, चेंज इन फ्लक्स के बराबर आया है, दिस dq बाई dt इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये dq बाई dt किसके बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट के। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d फाई बाई dt इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नोट को इधर ले आऊं, ये एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी id। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला आया मेरे पास वो क्या आया बेटा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन टाइम्स होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को ही हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन बनी हमारे पास, पहली जो मैक्सवेल इक्वेशन बनी, उस मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं, जिसे हम मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी बोल देते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि भाई बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी। आई डी को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी। तो जब भी आपसे पूछा जाए, ये इक्वेशन पूछी जाए, तो इक्वेशन आपने लिख देनी है। और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जाता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन भी आपको समझा दिया गया है। ठीक है बेटा, ये इसका पहला पार्ट है।